बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आखिर पे मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लूँ, उसके बाद आखिर पे मैं आप सबके सामने जो कल बनी गाला में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ और तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले तो मुझे ये पता चला है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो दोबारा ला रहे हैं, एक नया विजन ला रहे हैं जिसे वो टर्न अराउंड कह रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यू टर्न, समझ रहे ना? ये वही है जो टर्न अराउंड मीन टर्न अराउंड करना है, बिल्कुल यू टर्न लेना है। इन्होंने खराबी की तरफ मामला जा रहा था। और ये वही साहब हैं जो पहले भी 2 दफ़ा विजन दे चुके हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। इनके मुताबिक 2023 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 100 अरब डॉलर पर जानी थी, एहसन इकबाल साहब के मुताबिक, जो इनके पिछले विजन थे। तो इनके मुताबिक वो 100 बिलियन पे जानी थी और इनकी हुकूमत के अंदर पहली दफ़ा इन्हें शर्फ हासिल हुआ कि वो 25 अरब से 21 अरब पे गई थी। तो उधर को सफ़र होने की बजाय इधर को जानी थी। एहसन इकबाल साहब तो वो झूठ फ्रॉड किस्म के प्रोफेसर हैं। मैं क्योंकि प्रोफेसर रहा हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि एहसन इकबाल क्लास का वो नालायक बच्चा है जो दूसरों की असाइनमेंट्स की कॉपी पेस्ट करता है नकल मार के, और उसको पता नहीं होता ये इसको साबित कैसे करना, बस नकल मार के वो बना लाता है। तो आप देखेंगे एहसन इकबाल हमेशा क्योंकि वो एक मुहावरा है, 2 मुहावरे हैं माजरत के साथ, पंजाबी के मुहावरे। एक कहते खुसरियां दे घर पुत्र जम्मिया उन्हें चुम चुम मार देता। दूसरा मुहावरा है कि अंधों में काना राजा। ये एहसन इकबाल का वो हाल है। पूरी नून लीग में ये वाहिद अपने आप को पढ़ा लिखा बताता है और उन्होंने इसे ही चूम चूम मार देना है। ये जो बना लाता है वो बेचारे समझते हैं ठीक बना लाता है, तो कॉपी पेस्ट करके बना के लाता है। अब ये टर्न अराउंड आ गया, तो ये टर्न अराउंड का मतलब ये है कि दोबारा तबाही की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। तो एहसन इकबाल साहब दूसरों को कहते हैं कि चाय की प्याली एक छोड़ दें। आधी प्याली कर रहे थे या पूरी प्याली छुड़वा रहे थे? आप एक पूरा कप एक टाइम का छुड़वा रहे थे। खुद अभी मौसूफ लाहौर से चक्कर लगा के आए हैं। नई V8 गाड़ी सरकार के, मुझे पता चला है, मुबैना तौर पर ली गई है। अगर नहीं ली गई तो बता दें। और इनके लाहौर के एक विज़िट का जो खर्चा था वो 70 के 80 हज़ार रुपये पेट्रोल का था, सरकार के ऊपर पड़ा है। तो कुछ थोड़ी जी शर्म भी कर लिया करो। कभी आनी तो नहीं मैनू पता है, लेकिन कदे कर ही लिया करो अगर हो सकता है। अगर नॉर्मल दिन मसरूफ होंगे हो तो इतवार वाले दिन तुम मेरा ख्याल फारिग होंगे हो तो शर्म करने वास्ते इतवार का दिन रख लो, कम अज़ कम छुट्टी होंगी है उधर। अच्छा, आगे बात करते हैं। एक वो हमारा, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, शायद उन्होंने गुस्सा किया हो, एक वो हमारा छोटू भाई था एंकर शाहजेब खानज़ादा साहब। वो फेफड़े फुला फुला के अपने कद से बड़ी बातें करते थे। वो फेफड़े फुला फुला के बताया करते थे कि LNG नहीं ले रही। LNG मैंने पहले भी कहा था, कहते थे 8 तारीख को लेते तो अच्छी होती, 9 को लेते तो अच्छी होती, 10 तारीख को लेते तो अच्छी होती। तो उनको मैंने ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 90% जो रिक्वायरमेंट थी LNG की, उसकी 90% LNG खरीदी थी। 12 में से 11 हमने खरीदी थी। जो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब LNG पूरी दुनिया में मिलती नहीं थी, कंपनीज भाग रही थी LNG सप्लाई करने पे। उस टाइम हमने वो LNG खरीदी थी। और आज जब पूरी दुनिया LNG दे रही है, मौजूद है, मैं कोरोना के ज़माने की बात कर रहा हूं, जब हमें मिल नहीं रही थी, हमारी रिक्वायरमेंट 12 की थी, हमने 11 ली थी। एक ना लेने की वजह से, एक कंसाइनमेंट ना लेने की वजह से वो उनके फेफड़े फट जाने लगे थे, इतनी हवा भर भर के वो बात कर रहे थे। आज 100% जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ली जा रही। ये आजकल तो बारिश हुई है तो इसलिए आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही। जुलाई में जो आपके साथ होने जा रहा है वो आप सबको पता चलेगा, क्योंकि 4 आपको वेसल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितने लिए जा रहे हैं? 0। मैं उंगली ज़रा पकड़ लूँ, बाजी मरियम वाला काम ना हो जाए, उंगली नहीं उठानी। 4 मतलब स्कूल में टीचर बताते थे उंगली ऐसे से करके बदतमीज़ बच्चा बात करता है। तो 4 में से कितने? 0। और एक चीज़ का मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर माजरत के साथ कि, और क्लैप भी करूँगा बाजी मरियम औरंगज़ेब पे। बाजी, यू आर अ गुड लर्नर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताया मैंने कि आप उंगलियाँ घुमाती हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बिल्कुल उंगली नहीं उठाई। आप देख सकते हैं 2 दफ़ा आप उठाने लगी, आपने नीचे कर दी। तो थैंक यू सो वेरी मच, यू आर अ गुड किड, यू रियली लर्न फास्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट कि कम अज़ कम आपने अपनी कोई एक गलती सुधारी है। बहुत ही बदतमीज़ लगती थी बाजी,
मैं आपको सच में बता रहा हूँ, इतनी बदतमीज़ लगती थी आप कि आप अगर कोई मर्द होता तो मैंने और लफ्ज़ इस्तेमाल करना था, आप क्योंकि हमारी बहन है तो आप बहुत बदतमीज़ लगती थी। एक आपकी आंखें बाहर होती थी और एक उंगली बाहर होती थी, तो बहुत बदतमीज़ लगती थी आप। तो थैंक यू सो मच फॉर द गुड लर्निंग। अब आगे चलते हैं जी। एक रेस चल रही है, बहुत ही तेज़ी से रेस चल रही है, और उसके लिए मैंने एक दो डोनर्स के साथ बात की है। हम जल्दी इंशाल्लाह एक सोने का ताज बनाएंगे, वो डोनेशन देंगे। 3 लोगों के दरमियान रेस चल रही है। नंबर 1 पे हमेशा हमारी बड़ी वाली बाजी मरियम सफदर हैं, पीछे बाजी मरियम औरंगजेब हैं, और आप मिफ्ता इस्माइल भी पीछे दौड़ रहे हैं कि झूठ बोलने में आगे कौन निकलेगा। तीनों के दरमियान में एक बेहंगम रेस है और जल्दी इसका फैसला होगा मेरा ख्याल, और होगा तो उसको ताज पहनाएंगे। 1-2 डोनर से मैंने बात की है कि वो सोने का एक ताज बना के पहनाना है कि इनमें सबसे बड़ा झूठा कौन है। अगला हमें फेफड़े फैला के कुछ लफाफे बताते थे, और पाकिस्तान के अंदर जो नून ग्रुप है वो भी बताता था कि आप आइसोलेट हो गए। चाइना ने 17 मुल्कों को अपने मुल्क में बुलाया, जिसमें ईरान और इंडिया भी शामिल थे। उन 17 मुल्क में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। पंजाब स्पीड नहीं था बेचारा। पता नहीं चाइना वाले डर गए कि उधर स्पीड में ना निकल जाए कहीं आगे। बुलाएं चाइना, स्पीड इतनी हो किसी और मुल्क ना जा पहुंचे। स्पीड ज़्यादा ना, रुकता नहीं है, सुबह 7 बजे उठ के निकल पड़ता है। तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया। हमें बताया जाता था आप आइसोलेट हो गए। अब मैं याद करा दूं कि कोरोना के बाद जो पहले हेड ऑफ स्टेट्स मिले थे 3, उनमें इमरान खान एक थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। अब मैं दोबारा याद करवा दूं आपको कि आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान के एक बड़े माने हुए नाम हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू लिया था जो बहुत देखा गया पूरी दुनिया के अंदर। उसमें आफ्ताब साहब ने पूछा था कि चाइना ने कोई एहतजाज नहीं किया। तो आफ्ताब भाई, चाइना इस तरीके से एहतजाज करता है, ये चाइना ने एहतजाज ही किया है। चाइना जब एहतजाज करता है तो ऐसा करता है कि जब वो देखता है कि यहाँ पर भाड़े के टट्टुओं की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो वो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस रखा है। हालांकि सीपेक उनका पूरी दुनिया के अंदर एक शोकेस प्रोजेक्ट है, एक सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, और डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो उसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान ना हो तो इससे बड़ी पाकिस्तान की आइसोलेशन क्या है। और इसका क्रेडिट किसको देना है ये भी बता दीजिएगा, कि मुझे पता नहीं कि चाइना ने हमें नहीं बुलाया, इसका क्रेडिट किसके जुम्मे आना है, ये भी ज़रा पूछ के बता दीजिएगा, इसका क्रेडिट किसको देना है। उसके बाद अगली बात मैंने करनी है, आपने कल सवात के अंदर इलेक्शन देखा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ मुराद सईद को, CM KP, क्योंकि वो सवात से हैं दोनों, उनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक इलेक्शन लड़ा। 13 जमातें एक तरफ थी, मतलब पूरी पाकिस्तान की सियासत एक तरफ थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली एक तरफ थी। सीट ये पहले जीती हुई थी ANP की, और उसके बावजूद एक वाज़े बरतरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीट जीती, जिससे अवाम का वाज़े पैगाम आया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात चाहती है। इसके साथ मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि आप अगर देखें तो इलेक्शन सिंध में भी हुए 2-3 दफ़ा, और कल KP में भी हुआ। KP में किसी को एक कांटा नहीं चुभा, किसी ने चूं की आवाज़ नहीं निकाली कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, किसी मीडिया ने कोई धांधली, कोई रियासती वसाइल का इस्तेमाल किसी ने नहीं बताया। और दूसरी तरफ सिंध में क्या अंधेर नगरी थी, कितने हज़ार के करीब तो लोगों को अरेस्ट करके इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया, अगवा कर लिया गया उनको। तो एक तरफ सिंध है, वहाँ कोई और कानून है शायद, और एक तरफ ये है, इलेक्शन कमीशन को भी नज़र नहीं आ रहा। अवाम लेकिन देख रही है कि जब KPK में इलेक्शन होता है तो किस तरीके से ट्रांसपेरेंट और फेयर होता है, और जब सिंध में होता है तो किस तरीके का इलेक्शन होता है। एक पाकिस्तान ये है, एक पाकिस्तान वो है जहां इमरान खान की हुकूमत है। उससे आगे मैं बात करूंगा। कल बाजी ने दोबारा बात की है, कल परसों में वीडियो खेलना है। बाजी जी, मेरी प्यारी मरियम बाजी, आप ऐसा ना करें। आपको कुछ लोग ज़ाहिर बात है लीडर भी मानते हैं। आप अपने बच्चों की वालदा हैं, आप अपने वालदैन की बेटी हैं, आप अपने नवासियों की नानी हैं, आप किसी की खाला हैं, आप किसी की फुफ्फो हैं। बहुत हमारे लिए भी, हमारी भी बड़ी हैं आप, बहुत इज्जत के मर्तबों पे हैं आप, और हम आपका एहतराम करते हैं औरत होने के नाते। ये वीडियो वाली बातें ना करें। बाजी, आपने एक बात याद रखनी है मरियम बाजी, कभी सास भी बहू थी। आपने याद रखना है कि आप लोगों ने 35 साल हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर। अगर आपने 3 साल वालों की फेक वीडियोस निकालनी है तो आपके चचा की तो स्पीड बहुत थी, पंजाब स्पीड की तो हर काम में बड़ी स्पीड है, तो बड़ी स्पीड थी। यकीन करें कि मटेरियल भरे पड़े हैं, वीडियो सेंटर बने पड़े हैं। ना करें,
लोगों के बच्चों की तरबियत बुरी होगी। आप मेरी बहन है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब आप बड़ी हो गई हैं, सियासत करें, ये वाले काम ना करें, वीडियो शीडियो ना खेलें, ये काम पुराना हो गया, इससे अब आगे कुछ नहीं होना। आगे मैंने बात करनी है जो मैंने फिर क्विकली बनी गाला पे आना है, जो सिचुएशन हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर आइनी काम किया, दोबारा आइन लिखने की कोशिश की गई। एक ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ था। एक ऐसा काम किया जिसमें दिन दहाड़े डाका मारा गया, बार बार उनसे इल्तिजा की गई लेकिन नहीं सुना गया। हम शुक्रगुजार हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और ये तय हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ था माफ़ कीजिएगा, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ था कि ये गैर आइनी काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, आज अदालत के अंदर वो सही साबित हुआ। अदालत ने फैसला दिया कि ये फौरी तौर पर नोटिफिकेशन हो। अब नोटिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये जो इतने दिन हमारी हक तलफी की, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक माजरत की शक्ल में देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं वो हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे और अब जाके अगली अदालतों में अपीलें दायर नहीं करेंगे, बल्कि इस पर माजरत करके फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्योंकि ये एक गैर आइनी काम है जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये उनको पता है, उनके रब को पता है और उहदे नाल नाल बूटे नूं भी पता है, तो पूरी पब्लिक नूं पता है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अभी तक जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने क्या किया है? एक तरफ तो इकॉनमी तबाह की है, एक तरफ तो आपके सामने दो चीज़ें चली हैं यहाँ पर दबादब। एक तो बाजी मरियम औरंगज़ेब की उंगली चली है, जो अब उनकी मेहरबानी, मेरी तनकीद कह लें, मेरा सबक कह लें, एज अ प्रोफेसर वो मान गई, अब उंगली उठाना बंद कर दी उन्होंने, कल नहीं उठाई। तो एक तो वो काम हुआ है कि उनकी उंगली चली है, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है, तीसरा बिजली के बिल बढ़े हैं, चौथा पेट्रोल और डीजल बढ़ा है। अभी 50 रुपए की लेवी लग रही है, तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 70 रुपए या 50 रुपए लीटर तक बढ़ेगा अगले आने वाले 1-2 महीनों के अंदर। तो हमारी चीखें नहीं, हमारी शायद चांगरें निकलेंगी अब आवाम की, चीखों से काम आगे निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम हमारे दोस्त मीडिया के अंदर, जो मैंने पहले कहा फेफड़े फुला फुला के इनके हक में तब तकरीरें और किया करते थे, आजकल ज़रा साइलेंट पे लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ज़रा बैटरी चार्ज कर लें थोड़ी बहुत। मैंने पहले भी मशवरा दिया कि संडे वाले दिन छुट्टी होती है, किसी और दिन शर्म नहीं आती तो संडे वाले दिन कर लें। सुबह सुबह कॉफ़ी का कप पिएँ, उसके साथ शर्म कर लें, उसके साथ नहीं कर सकते कोई दोपहर के टाइम कर लें, कोई एक टाइम निकाल लें जिसमें आप कर लें, अपने कमरे में बैठ के आईने के सामने अकेले कर लें, कर ज़रूर लें, लेकिन वक्त हुआ चाहता है उसके लिए। तो जो तबाही हुई, लेकिन जो कानून साजी की गई वो किस पे की गई? 1100 अरब रुपए अपनी चोरी के बचाने के लिए कानून साजी की गई। मीन नैब को बंद कर दिया गया। अब अपनी बीवियों के नाम पे पैसा रखो, अपने बच्चों के नाम पे पैसा रखो, मकसूद चपड़ासी के नाम पे पैसा रखो, कोई नहीं पूछ सकता। 2 नंबर पैसा अकाउंट में डालो, बाद में निकाल लो, 100 रुपया उसमें रहने दो, हिसाब सिर्फ आखिरी 100 रुपए का होगा। इसलिए ये वाले कवानीन लाए गए, और उसके साथ कौन से कवानीन लाए गए? मेरे समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट से महरूम करने का, ईवीएम मशीन को महरूम करने का। तो हर वो कानून साजी की गई जिससे अवाम की हक तलफी हो, और हर वो कानून साजी की गई जिससे पंजाब स्पीड, उसके पूरे चोर टब्बर को फ़ायदा हो, सारी शरीफ डायनेस्टी को फ़ायदा हो। हर तरह से चुन चुन के कानून, वही जो इमरान खान से एनआरओ मांगा जाता था, वो किया गया। उसके बाद जो मैं अगली बात करूंगा, वो मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो ये है कि यहां पर एक नैरेटिव दिया जाता है अक्सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फौज मुखालिफ है। और ये अब आप अगले दिनों में आप देखेंगे ये नैरेटिव बड़ी तेज़ी से आएगा, ये कुछ लोगों के फ़ायदे में है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बात कोई, हमें ये बात कोई फ़ौजी कहे, हमें ये बात कोई सहाफ़ी कहे, हमें ये बात कोई सियासतदान कहे, हमारा उसको एक ही जवाब है कि फ़ौज हमारे दिल के अंदर रहती है, ना किसी डर की वजह से, ना किसी मसलहत की वजह से। हम पाकिस्तानी हैं, प्रो पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। हम नून लीग नहीं हैं। हमारे पाँव जलेंगे तो फ़ौज को गाली देंगे, हमारे पाँव जलेंगे तो डॉन लीग करेंगे, हमारे पाँव जलेंगे तो वाशिंगटन में ख़त लिखेंगे। ये फ़ौज हमारा फ़ख्र है, इसके शहीद हमारे फ़ख्र हैं। इमरान खान सीना तान के अपनी फ़ौज के दिफा में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा। तो जो फ़ौज है वो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसलिए ये जो एक नया नैरेटिव यहाँ पे दिया जाना है माफ़ कीजिएगा, ये जो नया नैरेटिव यहाँ दिया जाना है आने वाले दिनों में, हमें पता है ये देने की तैयारी है कि जो इमरान खान की सियासत है वो फ़ौज मुखालिफ है, पाकिस्तान मुखालिफ है। एक सवाल का जवाब दो ज़रा, अमेरिका ने यहाँ जो किया या किसी और मुल्क ने किया,
अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, उनका हक है अपनी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रखना। अगर अमेरिका किसी मुल्क को चाहता है कि वो इस तरीके से बिहेव